हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो सदियों से लोगों को बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है और फिर भी कहीं न कहीं कन्फ्यूजन रह रहा है कि आखिर टेंस क्या है? टाइम एंड टेंस एक बड़ा टॉपिक माना जाता है इंग्लिश में, लेकिन उसको सिखाने का तरीका ऐसा है जिस कारण से कन्फ्यूजन्स ज़्यादा होते हैं। परंतु आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव और पेसिव वॉइस इन टेंसेस। टेंस में एक्टिव और पेसिव वॉइस क्या होते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उससे पहले कि आप स्ट्रक्चर्स के बारे में और इस जटिल जो टेबल बना हुआ है उसके बारे में सोचेंगे, आपको लगेगा कि क्या इतना जटिल चीज बनाया गया है, इसको कैसे समझा जाएगा। तो बहुत ही आसान है इसको समझना और मुश्किल नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस पूरे टेबल से गुजरेंगे, आप इसको समझने की कोशिश करेंगे और अंततः जब समझ जाएंगे तब आपको महसूस होगा कि बहुत ही आसान तरीके से बताया गया। तो शुरू से अंत तक मेरे वीडियो पर बने रहें और अंत तक इसको समझने की कोशिश करें और आप लास्टली महसूस करेंगे आपने पहले क्यों नहीं देखा था। नहीं, तो चलिए आज देखते हैं कि टेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है और इसकी भूमिका किस तरीके से होती है और फिर स्ट्रक्चर्स में कैसे-कैसे ये बदलते जाते हैं। तो मैंने एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों को एक साथ इसलिए किया है जिससे कि आपकी समझ टेंस के प्रति काफ़ी बेहतर हो जाए और काफ़ी विस्तृत हो जाए। फिर आपको कोई हाथ नहीं पकड़ पाए कि भाई टेंस में तो इसको स्ट्रक्चर भी नहीं मालूम है। बिल्कुल नहीं। दूसरी बात है कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको पता होगा कि मेरा जो इंग्लिश पढ़ाने का तरीका है वह साइंटिफिक मेथड है, वैज्ञानिक विधि से। तो वैज्ञानिक विधि से पढ़ाने में क्या होता है कि कोई भी चीज जो हम बता रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम हाउ, व्हाई और हाउ की चर्चा करते हैं। क्यों और कैसे। हम किसी चीज को एज इट इज एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे। आंख बंद करके किसी भी चीज को एक्सेप्ट हम नहीं कर लेंगे और रट नहीं लेंगे। तो जो मेरा तरीका है उसमें है कि आपको समझना है, सीखना है और जानना है व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। ऐसी स्थिति में आप महसूस करेंगे कि आपको कोई भी चीज रटने की आवश्यकता नहीं पड़ी और आप आपके दिमाग में स्वतः यह एडजस्ट कर गया। तो फिर आपको अंग्रेजी यूज करने में मजा आएगा। तो चूंकि मैं अभी पेसिव वॉइस का सीरीज बता रहा हूँ जिसमें मैंने मॉडल्स का पेसिव वॉइस बता दिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का पेसिव वॉइस बता दिया और आज हमारा टॉपिक है टेंस का पेसिव वॉइस। पेसिव वॉइस से सीधा मतलब है कि जहां सब्जेक्ट पेसिव होता है, मतलब एक्टिव नहीं होता है, निष्क्रिय होता है। और सक्रिय फिर कौन होता है? ऑब्जेक्ट, जो कर्म है, जो एक्शन से रिलेटेड है, जिस पर एक्शन का प्रभाव पड़ता है। नहीं, जिसको हम व्हाट से आंसर जानते हैं कि क्या कोई एक्शन हुआ तो क्या, तो वो जो आंसर हमें निकल के आता है, नहीं वो जो और किस पर, नहीं हु और व्हाट का जो आंसर मिलता है यहाँ पर, हुम और व्हाट, सॉरी, हुम और व्हाट का जो जवाब मिलता है यहाँ पर, किसे और किस पर, तो वो जो है उस जवाब का मतलब आंसर, दैट इज कर्म, जो ऑब्जेक्ट कहलाता है या उसको रिसीवर कहें, नहीं कर्म कहें, वह महत्वपूर्ण हो जाता है किसमें? पेसिव वॉइस में। तो हम बात करेंगे उस पेसिव वॉइस की जिसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं। फिर स्ट्रक्चर हमें रटने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो मैं कह रहा हूं कि आज के बाद आपको टेंस में भी एक्टिव और पेसिव वॉइस के स्ट्रक्चर्स रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। एकदम याद रखिए, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आपको समझने की आवश्यकता है और वो भी वैज्ञानिक विधि से। तो चलिए आते हैं, बात करते हैं इस टेबल की। इस टेबल में मैंने एक तरफ टाइप ऑफ टेंसेज लिखा है, फिर टेंसेज लिखा है, फिर एक्टिव वॉइस और फिर पेसिव वॉइस। टेंसेज में टाइप ऑफ टेंसेज हमने लिखा है इंडेफिनिट और सिंपल, इंडेफिनिट टेंस या सिंपल। दूसरा है इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर इसको प्रेजेंट में कहें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट में कहिएगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में कहिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसने मतलब तीनों टेंस में ये चारों काइंड्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में हो।
तीनों में ये जो चारों हैं वो तीनों टेंस में हैं। तो इसे जो है समझना और याद करना बहुत आसान है। प्रेजेंट के साथ जोड़ के बताइए, पास्ट के साथ जोड़ के बताइए, फ्यूचर के साथ बताइए। अब हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, प्रेजेंट करने से मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट करने से मतलब पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर करने से मतलब सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। तो अलग अलग टेंसेज में उसका स्ट्रक्चर्स क्या होगा हमने अलग अलग बताया है। अब यहां एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर टेंस जो है वो मेनली जो है वह शैल और विल है। शैल और विल का मतलब होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। तो इसलिए इसके जितने भी जो शैल विल वाले होंगे या फ्यूचर टेंस के होंगे, सारे स्ट्रक्चर जो है मॉडल के अनुरूप होंगे। जो मॉडल वर्ब के मॉडल हेल्पिंग वर्ब के जो स्ट्रक्चर है वही होंगे। लेकिन जो प्रेजेंट और पास्ट टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब बदल रहे हैं। तो हम आज उसको देखते हैं कि किस तरीके से बदलते हैं और क्यों ऐसा बदलते हैं, हम इसकी भी चर्चा करेंगे। जैसे पहले देखें, एक्टिव वॉइस में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। तो क्या इज एम आर वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब नहीं है? अभी तक आप सिर्फ पढ़ रहे होंगे कि डू और डज जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मैं कहता हूं कि इज एम आर भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर कंफ्यूजन होगा, वह तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी इज एम आर है। तो इससे आप कंफ्यूज नहीं हो, इज एम आर सिंपल प्रेजेंट में भी है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी है, जिसको हम वर्ब टू बी बोलते हैं। वर्ब टू बी, इस वर्ब टू बी में जो है कौन कौन आता है? इज एम आर वाज वर्ब, बी, बीइंग और बीन, ये आते हैं। इसमें से एम और आर जो है यह V1 हो गया और बी, इसके बदले में बी, वाज वर्ड जो है वह V2 हो जाएगा। नहीं, बीइंग जो है V3 हो गया, बीइंग जो है V4 हो जाएगा और इज जो है वह V5 हो जाएगा। तो ये उसके वर्ब फॉर्म्स हैं। यहां हम देखें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू डज तो मेन है, लेकिन इज एम आर भी उसी का हेल्पिंग वर्ब है। तो कहां यूज हो रहा है? पेसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में डू डज का यूज करते हैं, पेसिव वॉइस में इज एम आर का यूज करते हैं। तो इज एम आर जनरली क्यों नहीं बताया गया, लोगों को इज एम आर क्यों नहीं बताया गया? तो आज हम उसका चर्चा करेंगे कि इज एम आर नहीं बता करके कहीं न कहीं जो है बच्चों को या सीखने वाले को गुमराह किया गया और कंफ्यूजन में रहे। वो समझते रहे कि इज एम आर जो है हमेशा कंटिन्यूअस टेंस है। अगर हम कहते हैं कि ही इज अ डॉक्टर, सपोज हम बोलते हैं ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, तो क्या इज यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है? नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। आई एम अ टीचर, यहाँ पर एम जो है वह क्या है? प्रेजेंट टेंस का है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का? प्रेजेंट टेंस का है। लेकिन अगर वह कहे कि मैं बीमार हूं, आई एम इल, एम यहाँ पर क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और अगर वह कहे कि मैं 4 महीनों से बीमार हूं, आई हैव बीन इल फॉर 4 months, इस सेंटेंस में आई हैव बीन यूज किया गया, यहाँ पर एम नहीं यूज किया गया, सिर्फ टाइम दे देने से। तो इसका क्या मतलब हो गया कि इज एम जो है वह प्रेजेंट टेंस नहीं था, लेकिन हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। वहां पर एम प्रेजेंट टेंस था और हैव बीन यूज किया तो कंटिन्यूअस हो गया। इंग्लिश में यही समझना होता है कि टाइम के साथ वर्ब का जो एक्शन है, एक्शन के साथ जो टाइम जुड़ा हुआ उसी को टाइम एंड टेंस बोलते हैं। कि घटना जो है कब घटी उसके बारे में जो एग्जैक्ट बताना, टाइम एंड टेंस को समझना है कि कैसे हम बताएंगे। जैसे हमने बताया कि मैं बीमार हूं, सिंपल प्रेजेंट हो गया, और जो ही मैंने बताया कि मैं 4 महीनों से बीमार हूं, वो क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। क्यों ऐसा बदल गया? टाइम, जब हमने टाइम को जोड़ा और वह लगातार लंबे समय से चला रहा था, ऐसी स्थिति में जब किसी पास्ट के किसी खास समय से या एक
स्पेसिफिक नहीं दें, एक हम ड्यूरेशन दें, तब से कोई काम होते चला आ रहा है, तब उसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। और जब हम सिंपली कहते हैं कि मैं बीमार हूं, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो सिर्फ वर्ब एक्शन को देखकर ही, सिर्फ वर्ब एक्शन को देखकर ही टेंस की पहचान करना अधूरी जानकारी है। यह जानकारी तब कंप्लीट होगी कि विदाउट एक्शन भी हमें समझना है कि क्या वो प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है या सिंपल प्रेजेंट। तो यहां पर हम देखेंगे कि डू डज जहां सिंपल प्रेजेंट टेंस का मेन हेल्पिंग वर्ब है, इजम आर भी उसी टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही हेल्पिंग वर्ब है। अंतर सिर्फ ये है कि जब हम इजमार का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अगर हम भी3 यूज करते हैं, तो वह पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, ये भी सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन इजमार के बाद अगर भी4 यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी4 जो है वो किसको बताता है, इसमें आईएनजी लगा होता है, भी1 में आईएनजी। और जहां भी अगर आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज होता है, वो कंटिन्यूअस फॉर्म बताता है, वो है ही कंटिन्यूअस फॉर्म। तो अगर हम इजमार के बाद भी4 यूज कर रहे हैं, तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है नहीं, और इजमार के बाद बीइंग प्लस भी3 यूज कर रहे हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस में सब जगह भी3 मस्ट है, यहाँ पर हम भी4 भी5 ये सब यूज नहीं करते हैं। क्या है, भी3 मस्ट है, और भी3 मस्ट है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और सिंपल प्रेजेंट में अंतर किस बात का होगा, जब इजमार दोनों का हेल्पिंग वर्ब है, तो अंतर किस बात का होगा, तो अंतर होगा कंटिन्यूअस का, बीइंग। यह बीइंग बताता है कि यह क्या है, कंटिन्यूअस है नहीं, यह बीइंग बताएगा कि यह कंटिन्यूअस है। वर्ब टू बी, मैंने बताया था कि वर्ब टू बी जो है वह ऐसा रूप है, वर्ब टू बी इजमार वाज वर बी बीन बीइंग, वर्ब टू बी एक ऐसा रूप है जो पैसिव वॉइस में यूज होता ही होता है। आप शुरू से देखें, अगर इसमें जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में इजमार है, तो भी3 है। वर्ब टू बी कहां है, इसमें इजमार के रूप में है। पास्ट टेंस में देखें, सिंपल पास्ट में क्या होता है, वाजवर प्लस भी3, जबकि पर सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है कि डिड यूज हुआ, सिंपल पास्ट में, सॉरी सिंपल पास्ट में डिड यूज हुआ, लेकिन सिंपल पास्ट के जो पैसिव वॉइस है उसमें हम वाज वर यूज किए। अब हम देखें कि यहाँ डू डज सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में डिड का प्रयोग किया। हम सिंपल फ्यूचर इसलिए बात नहीं कर रहे हैं कि ये मॉडल्स है, सारे के सारे मॉडल्स हैं, मॉडल्स का यूज एक बार हम बता चुके हैं, मेरे मॉडल्स के वीडियो को आप देख लीजिए, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी हम यहाँ एक बार लास्टली चर्चा करेंगे, लेकिन अभी हमारा मूल उद्देश्य है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट को समझना। सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में क्या है कि यहाँ पर डू डज प्लस भी1 यूज किया गया, और पास्ट जो पैसिव वॉइस में इजमार यूज किया गया, यहाँ डिड यूज किया गया, डिड प्लस भी1, और यहाँ पर क्या किया गया, वाजवर प्लस भी3 यूज किया गया। यहाँ पर डिड यूज नहीं किया गया, डू डज पैसिव वॉइस में नहीं यूज किया गया। वही बात आएगी साइंटिफिक मेथड से कि हम क्यों नहीं यूज करते हैं, ऐसा कुछ तो कारण होगा, ऐसे ही हम यूज नहीं करते हैं। तो क्या है कि डू डज डिड जो है वह मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। यह मेन वर्ब का भी रोल प्ले करता है, इसका मतलब जब करना होता है नहीं, और जब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता है, मीनिंगलेस। क्लियर है। और डू डज की डिड की खासियत क्या है कि अपने बाद हमेशा क्या लेता है, यह भी1, अपने बाद हमेशा क्या लेता है, यह भी1, दूसरा कोई वर्ब फॉर्म नहीं लेता है। डू डज और डिड अपने बाद हमेशा भी1 लेता है, और इसके बाद जो है कोई जो हमेशा वर्ब फॉर्म यूज होगा वो क्या हो जाएगा, भी1 होगा, कभी भी भी2 भी3 भी4 भी5 कोई नहीं होगा। अब डू डज डिड के साथ ऐसा क्यों होता है, तो आप देखेंगे कि सब्जेक्ट के अनुसार जो जस्ट आने वाला हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है वह अपने आप को फॉलो करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वह सिंगुलर होता है, प्लूरल है तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब जो है वह इससे मुक्त हो जाता है, और तब वह जो है अपने पहले आने वाले हेल्पिंग वर्ब को अनुसरण करता है। यह अंग्रेजी का बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है कि जो बाद में आ रहा वो अपने पहले वाले के अनुसार एडजस्ट करे। जब आप लाइन में खड़े होते हैं तो अपने अगल बगल वाले को देख कर खड़े होते हैं कि हम उसके ठीक सीध में है या नहीं है, या ठीक पीछे आगे हैं कि नहीं।
ना कि सबसे पहले वाले को देखते हैं। यही बात इंग्लिश में लागू होता है कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है वह सब्जेक्ट को फॉलो करता है, और हेल्पिंग वर्ब को फॉलो कौन करता है? मेन वर्ब फॉलो करता है। तो यहां पर क्या है कि जब डू डज यूज हो गया तो उसके बाद यह सब्जेक्ट के अनुसार डू डज डिड हो गया, और उसके बाद जो आने वाला वर्ब है तो डू डज के अनुसार वह लेगा। तो डू डज डिड क्या कहता है कि जब भी मेरे बाद जो वर्ब आएगा वो हमेशा V1 होगा, वह कभी भी V2, V3, V4, V5 कोई नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? V1 होगा। अब पेसिव वॉइस की बात करते हैं तो पेसिव वॉइस कहता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ V3 लूंगा, मैं मेरे सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ V3 यूज होगा। तो जब यहाँ डू डज कहेगा कि हम मेरे बाद V1 लो, और पेसिव वॉइस कहेगा नहीं मेरे बाद V3 लो, मेरे सेंटेंस में V3 रखो। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि डू डज डिड का प्रयोग पेसिव वॉइस में नहीं होता है। तो पेसिव वॉइस में किसका यूज होगा? तो डू डज डिड के बदला में जो सिंपल प्रेजेंट का जो हेल्पिंग वर्ब है वही यूज होगा, और सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट का हो जाएगा इजमार और सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा वाज वर। और वाज वर इजमार या क्या है? वर्ब टू बी भी है। तो दो चीजें कि हर हाल में वर्ब टू बी पेसिव वॉइस में यूज होना है, जिस किसी रूप में हो। वह वैसा स्लाइड रेंज है जो अपने आप को एडजस्ट करता है और अपने अनुसार ही मेन वर्ब लेता है, V3 लेता है। तो वह कुछ भी आप यूज करें, पेसिव वॉइस में वर्ब टू बी आना ही आना है, और ये वर्ब टू बी यहाँ पर मूल रूप में आ गया, इजमार वाज वर के रूप में आ गया, और इजमार वाज वर के बाद V3 यूज हुआ। तो डू और डज इसलिए भी नहीं यूज हुआ कि इसके बाद क्या है कि बीइंग और बीन ये सब तो यूज होना नहीं है, उसके बाद सिर्फ और V1 यूज होना है। तो डू डज के बाद बी तब V3 यूज किया जा सकता था, ऐसा हो सकता था, लेकिन डू डज के बाद बी का प्रयोग कहीं नहीं होता है। आप कभी नहीं देखेंगे डू डज डिड के बाद बी का प्रयोग, इंग्लिश में ऐसा प्रयोग नहीं होता है। उसका भी कारण होगा कहीं ना कहीं दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एक दूसरे को रोकता है, स्मूथ इंग्लिश नहीं रह जाती है, ब्रेक हो जाता है। ग्रामीण ने शुरू से ही व्यवस्था करके रखी कि नहीं डू डज डिड के बाद बी का प्रयोग नहीं होगा, तो आप कभी नहीं देखेंगे डू डज डिड के बाद बी का प्रयोग। तो क्लियर है कि क्यों पेसिव वॉइस में डू डज के बदले में इजमार और डिड के बदले में वाज के वर्ब का प्रयोग होता है। मुझे विश्वास है कि आप क्लियर समझ रहे होंगे। नहीं तो ये साइंटिफिक मेथड है कि कोई चीज क्यों हो रहा है उसकी बात करें। क्लियर है? तो इसका स्ट्रक्चर जो सिंपल प्रेजेंट का सब्जेक्ट V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट था, वह इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट प्लस इजमार प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्यों हो गया? क्लियर है कि यहां था सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहां हो गया इजमार वाजवर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहां मैं लगे हाथों यह भी बता दे रहा हूं कि सब्जेक्ट के बाद यहां डू डज को गायब रखा जाता है और डायरेक्ट मेन वर्ब को रखा जाता है। दो मात्र स्ट्रक्चर ऐसा है, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट, जहां डू डज डिड को नॉर्मल सेंटेंसेस में, असर्टिव सेंटेंसेस में गायब रखा जाता है। और उस गायब रखने का कारण है कि इंग्लिश को स्मूथ बनाया गया है, अनावश्यक वर्ड्स को हटाया गया है। नहीं, जब मेन वर्ब है और इससे कंफ्यूजन क्रिएट होंगे एक्स्ट्रा वर्ड डालने से, तो उसको ज्यादा यूज होने पर तो उसको हटा के रखा गया, लेकिन हमेशा नहीं रखा गया। जब डू डज सेंटेंस में आ जाते हैं तो एम्फैटिक सेंटेंस हो जाता है, डिड भी सेंटेंस में आ जाते हैं तो एम्फैटिक सेंटेंस हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि हेल्पिंग वर्ब डू डज डिड का कभी प्रयोग सिर्फ निगेटिव और ये क्वेश्चन वाले करेंगे, इसके अलावा भी करेंगे। जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो वह सेंटेंस एम्फैटिक सेंटेंस हो जाएगा, जोरदार हो जाएगा, जोर रखना होगा अपने कथन को बोलने के लिए, अपने तथ्यों को रखने के लिए उस पर स्ट्रेस देना हो गया, तब हम डू डज डिड का प्रयोग करते हैं। नॉर्मली हम नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन और निगेटिव सेंटेंस में करते हैं। ये टेंस का हमारा अलग से टॉपिक होगा। अभी हमारा मूल टॉपिक क्या है? पेसिव वॉइस। हम पेसिव वॉइस को बता रहे हैं, उसमें स्ट्रक्चर में अंतर क्यों हो रहा है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर को तो क्लियर है कि शैल विल प्लस V1 अगर सिंपल फ्यूचर में है तो फ्यूचर पेसिव में शैल विल प्लस बी प्लस V3 हो जाता है। नहीं, मॉडल्स में, क्योंकि मॉडल्स के बाद डायरेक्ट V3 नहीं होगा, हम B प्लस V3 और प्लस वर्ब टू बी का यूज, दो चीज हो गया, वर्ब टू बी का यूज और मॉडल्स के बाद B प्लस V3, मतलब मॉडल्स के बाद डायरेक्ट V3 नहीं हो सकता है।
अब हम इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस की बात करते हैं। कंटिन्यूअस या इम्परफेक्ट का मतलब होता है जारी रखना, मतलब V4। इम्परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मतलब हो गया, कंटिन्यूअस का मतलब V4। तो यह प्रेजेंट में V4 होगा, पास्ट में V4 होगा, फ्यूचर में V4 होगा। यह क्लियर हो गया कि हर हाल में तीनों टेंस में जो है V4 का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के रूप में। तो कंटिन्यूअस जो टेंसेज है उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग क्या होगा? तो इज एम आर का प्रयोग इसमें करते हैं सिंपल, क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब का, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल बी का। इज एम आर वाज वर्ब अपने साथ क्या क्या ले सकता है? V3 लेता है, V4 लेता है, नहीं, अपने बाद V1 कभी नहीं लेता है, अपने बाद V2 कभी नहीं लेता है, अपने बाद V5 कभी नहीं लेता है, अपने बाद नाउन लेगा, एडजेक्टिव लेगा। मेरा जो हेल्पिंग वर्ब का टॉपिक जो मैंने वीडियो बनाया उसमें बहुत विस्तार से इन सब की चर्चा किया कि कौन वर्ड लेगा और कौन नहीं लेगा। हमारे ग्रामीण ने शुरू में ही बता रखा है कि हम इस तरह का प्रयोग करेंगे और पूरे होल इंग्लिश में ऐसा ही यूज करना है। तो यहाँ पर वही है कि इजम आर के बाद V4 का यूज करेंगे, वाज वर्ब का V4 का यूज करेंगे, और शैल विल चूंकि मॉडल है, मॉडल के बाद डायरेक्ट V4 नहीं हो सकता है, उसका सिर्फ और सिर्फ V1 होता है, तो हम प्लस B तब V4 यूज करते हैं। अब हम पेसिव वॉइस में जब जाएंगे तो देखिए कि इज एम आर वाज वर्ब, पेसिव वॉइस में मस्ट है कि V3 यूज होगा, V4 यूज नहीं होगा। तो इज एम आर हो, वाज वर्ब हो, दोनों के साथ हम क्या करते हैं, V3 तो यूज करेंगे, लेकिन चूंकि यह कंटिन्यूअस टेंस नहीं है तो यह सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट की तरह दिखेगा। नहीं, इसका स्ट्रक्चर जो है वह पेसिव वॉइस का सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अंतर रखना तो जरूरी है, और अंतर किससे है? क्योंकि वो कंटिन्यूअस टेंस है, और कंटिन्यूअस है तो हम दोनों में बीइंग प्रयोग करते हैं। इज एम आर के बाद बीइंग प्लस V3, वाज वर्ब के बाद बीइंग प्लस V3 क्यों यूज करते हैं? कंटिन्यूअस कौन बताएगा? हेल्पिंग वर्ब। मेरा जो पेसिव वॉइस कैसे यूज करते हैं मैं उसमें बताया है, बार बार आप उसको गौर से इस वीडियो को देखिए, उसमें स्पष्ट किया गया है कि पेसिव वॉइस का जो मेन कंसेप्ट है वह हेल्पिंग वर्ब में छुपा हुआ है। मेन वर्ब तो हर जगह V3 है, ओनली V3। तो पूरा कंसेप्ट किस पर निर्भर करता है? हेल्पिंग वर्ब पर। मीनिंग हो, सेंस हो, टेंस हो, सारा चीज निर्भर करता है हेल्पिंग वर्ब पर। अगर हेल्पिंग वर्ब की समझ आपकी बेहतरीन है तो अंग्रेजी आपके लिए आसान है, नहीं तो बहुत ही कठिन है, रास्ता बहुत ही कठिन है। तो यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब क्या इज एम आर है, और यहाँ पर वाज वर्ब है, तो सिर्फ इससे, और अगर हम V3 डायरेक्ट यूज करते हैं तो वह सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो कंटिन्यूअस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? बीइंग वर्ड डालना पड़ेगा। उस बीइंग में ही आईएनजी छुपा हुआ है, यह V4 है, यह बीइंग जो है वो क्या है? V4 है। तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस जो है उसमें पेसिव वॉइस में इज एम आर के बाद बीइंग, वाज वर्ब के बाद बीइंग प्लस V3 का यूज करते हैं। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल प्लस बी प्लस V4 था एक्टिव वॉइस में। पेसिव वॉइस में अगर हम बीइंग प्लस V3 यूज करते हैं तो बी और बीइंग कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देते हैं। वैसे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर में बताया गया कि ऐसा भी यूज किया जा सकता है, लेकिन बी और बीइंग और बीइंग एक साथ यूज नहीं होता है। आप कभी भी इज और एम को एक साथ यूज नहीं देखेंगे, इज और आर को एक साथ यूज करते हुए नहीं देखेंगे, वाज और इज का एक साथ यूज करते हुए नहीं देखेंगे। मतलब दो जो है वर्ब फॉर्म्स जो है वह एक साथ यूज नहीं हो रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, खासकर वर्ब टू बी। और वर्ब टू बी का जो ये रूप है बी, बीइंग और बीइंग, यह पूरक हेल्पिंग वर्ब, उसके मूल तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर वाज वर्ब है, और ये जब भी यूज होते हैं अकेले नहीं होते हैं, पूरक के रूप में यूज होते हैं। और पूरक है तो क्या होते हैं? ये अपने बाद, मतलब दोनों एक साथ नहीं यूज होते हैं। आप पूरे इंग्लिश में कभी भी दोनों एक साथ यूज उसका डेली लाइफ में नहीं देखेंगे, इसलिए इसका पेसिव वॉइस नहीं होता है। आगे बात करते हैं परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हैज है प्लस V3 होता है, सब्जेक्ट हैज है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम हैज हैव का सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। हैज हैव जो है, मतलब हैव जो है वो मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। हैज जो है वो V5 होता है और हैव जो है V1 होता है। तो जब सिंगुलर है सब्जेक्ट होता है तो उसके बाद सिंगुलर वर्ब हैज, और प्लूरल होता है तो उसके साथ हैव का प्रयोग करते हैं प्लस V3। लेकिन जब पेसिव वॉइस में जाते हैं तो हम यहाँ पर वर्ब टू बी बीन को लाते हैं।
चूंकि हैज हैव में तो वर्ब टू बी नहीं था, तो वर्ब टू बी जो है वो किसी न किसी रूप में हर जगह मौजूद है। आप मॉडल्स में देख लिया उसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे, आप यहाँ भी देखें कि ये जो है वर्ब टू बी। और हैज हैव के साथ अगर डायरेक्ट हम V3 यूज करते तो वह स्ट्रक्चर किसका हो जाता, इसी का रह जाता, प्रेजेंट परफेक्ट का ही, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अंतर ही नहीं पता चलता कि कौन एक्टिव वॉइस में है कौन पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस की पहचान क्या हो गई, वर्ब टू बी। क्लियर है, पैसिव वॉइस की पहचान वर्ब टू बी प्लस V3। वर्ब टू बी प्लस V3 जो ही हम देखें तो हम समझ सकते हैं वह किस वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर बीन प्लस V3 आया, तब क्लियर हुआ कि पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट में। पास्ट में देखिए हैड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। वही जब पैसिव वॉइस में हो जाएगा तो क्या यूज होगा, हैड प्लस बीन प्लस V3। अगर हम हैड प्लस V3 यूज करते हैं, बीन नहीं यूज करते हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ऐसा ही दिखेगा, पता ही चलेगा कि एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का क्या हो गया स्ट्रक्चर, हैड प्लस वर्ब टू बी का रूप V3 प्लस V3। नहीं, चूंकि हैड अपने साथ हैड जो है अपने साथ V3 लेता है, अपने साथ V3 लेता है, अपने साथ नॉन एडजेक्टिव लेता है, नहीं तो इसलिए यहाँ भी अपने साथ बीन ले रहा है, V3 ले रहा है प्लस V3 पैसिव वॉइस में। तो हैड तीनों के साथ बीन प्लस V3 यूज करते हैं। यहां तक कि अगर सेल और विल की बात करें फ्यूचर परफेक्ट में, तो इसके बाद हैव यूज होता है परफेक्ट बताने के लिए और तब V3 एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में सेल विल हैव तब बीन होता है, वर्ब टू बी का रूप, हैव के बाद V3 बीन। तो क्यों यहां बीन यूज करें, एक तो वर्ब टू बी हमको V3 से पहले यूज करना है पैसिव वॉइस में, दूसरा है कि यहां हैव के बाद V3 तीसरा रूप लेगा, बी ने लेगा, बीइंग ने लेगा, क्या लेगा, तीसरा रूप लेगा, तो वो क्या होगा, बीन होगा। तो हेल्पिंग वर्ब इतना लंबा हो जा रहा है, सेल है, हैव है, बीन है, नहीं तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं डरना है, क्यों और कैसे मैं बता रहा हूं। नहीं, क्यों हम ऐसा यूज करेंगे ये मैं क्लियर कर रहा हूं कि आप इसको समझने की कोशिश करें कि हम क्यों ऐसा यूज कर रहे हैं। तो ग्रामर ने हम व्यवस्था देके रखी है कि हम यही यूज क्यों करेंगे। नहीं तो चूंकि सेल और विल जो है अपने बाद मॉड V1 लेता है, V2 V3 V5 कोई नहीं ले सकता है, इसलिए हैव क्या है, V1 है, हैव आ गया, नहीं और उसके बाद V3 आ गया, वो परफेक्ट हो गया। तो फ्यूचर परफेक्ट का यह स्ट्रक्चर हो गया। और जब हम पैसिव की बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट पैसिव की, तो सेल विल हैव प्लस V3 यूज करेंगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। और पैसिव का फ्यूचर परफेक्ट है तब क्या हो जाएगा, बीन प्लस V3, मतलब वहां वर्ब टू बी आना है, और वर्ब टू बी का कौन रूप आएगा, तीसरा रूप बीन। अब बात करें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस का हैज है प्लस बीन प्लस V4, मतलब परफेक्ट है हैज है और कंटिन्यूअस है तो बीन प्लस V4। कंटिन्यूअस के लिए V4 आईएनजी फॉर्म का यूज होता है, बीन प्लस। इसी तरीके से पास्ट परफेक्ट हैड प्लस बीन प्लस V4 परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस सेल विल हैव प्लस बीन प्लस V4 का इस्तेमाल करते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस दो तरीके को, एक परफेक्ट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस सब में जो है V4 का इस्तेमाल होता है वर्ब का चौथा रूप। लेकिन हर हेल्पिंग वर्ब जो है अंतर है। हेल्पिंग वर्ब जो है जैसे अगर प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो इजमार है, पास्ट परफेक्ट की बात करें तो वाजवर है, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें शैल बी, विल बी है। लेकिन फिर जब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट में है हैज हैव प्लस बीन प्लस V4, पास्ट में हैड प्लस बीन प्लस V4 और शैल विल हैव बीन प्लस V4 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है। इसी का पैसिव की बात करें तो पैसिव इस सब तीनों का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है इस पर, आप उसको स्पेसिफिकली देख सकते हैं। यहां भी मैं बता दूं कि अगर यहां पर बीन तो रहेगा, अंतर करने के लिए हमको पैसिव वॉइस में V3 मस्ट है, तो हम क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे और बीन के बाद बीइंग यूज करेंगे। नहीं, और ऐसा स्ट्रक्चर इसलिए नहीं हो सकता है कि बी का दोनों रूप एक साथ नहीं होगा, दो रूप एक साथ नहीं होगा, ऐसा यूज नहीं किया जाता है। अगर जरूरत पड़े तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कहती है कि आप यूज कर सकते हैं, अगर ऐसा कोई आपको यूज करने की जरूरत पड़े तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, करें। लेकिन जब ग्रामर पॉइंट की बात हो तो हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, बीन और बी का रूप एक जगह नहीं दिखता है। इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं मिलता है।
तो ये स्ट्रक्चर वाइज था कि यह स्ट्रक्चर में इस तरीके का अंतर क्यों है। नहीं, आप इस अंतर को समझने का प्रयास करें और उस साइंटिफिक कारण को समझें कि यही स्ट्रक्चर क्यों है। अगर आप इसको अच्छा से समझ गए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको अब लगेगा कि हमें स्ट्रक्चर याद करने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है और एकमात्र यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, चाहे एक्टिव हो पैसिव हो। और इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सॉरी ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 हो जाता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब इससे आ जाता है प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर वही है, ऑब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट का रोल कर रहा है, उसका हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब V3 क्लियर है, इसलिए हमने V3 यूज किया प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यूनिवर्सल स्ट्रक्चर एक ही है, उसी को हमें समझना है और उसी पर सारे बेस्ड हैं। अंतर सिर्फ इस बात की है कि कौन हेल्पिंग वर्ब कौन लेगा, इसलिए मेरा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का वीडियो आप देखकर भी वहां समझ सकते हैं कि कौन किसके साथ रहेगा। यहाँ भी मैंने स्पष्ट कर दिया साइंटिफिक रूप से कि कौन किसके साथ रहेगा और कौन किसके साथ नहीं रह सकता है, इसलिए इस तरह के स्ट्रक्चर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा और आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करेंगे कि टेंस में हेल्पिंग वर्ब के आधार पर एक्टिव और पैसिव को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। आप इसे समझें और याद करने से दूर हटें, आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। तो आप निश्चित रूप से इस पर कोई अपना कीमती सुझाव देंगे, इसमें और कुछ अगर चेंज करने की आवश्यकता है तो मैं आपके लिए आपके अनुसार चेंज करूंगा। और इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।